आपको अगर एक बात बहुत मजे की बताऊं आप लोगों को, एक्चुअली में जब हम लेंथेनाइट पढ़ रहे होते हैं तब हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रिक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं तब हम देखते हैं, वहां बताते हैं वो कि इसको आंतरिक संक्रमण धातु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एफ कोश जो रहता है वो बहुत अंदर की तरफ होता है। देखो इमेजिन करो, कुछ ऐसा ही तो था, n-1 d1 to 10 एन डी, ऐसे तो था ns1 या 2, ऐसे तो था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान होगा स्टार्टिंग में 3D सीरीज में मैंने करवाया था कि सारी संक्रमण श्रेणियों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है ऐसा रहता है। अब सोचो n-1, n जहां पे है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, एक तो आप मुख्य क्वांटम संख्या से एक कम हुए, और जैसे ही n-2 हो जाओगे f14 1 to 14, ये जब हम पढ़ेंगे ये देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका किसका, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। n-2 का इमेजिन यहां तो आपको बस ऐसा लग रहा है यहां एक कम हुआ यहां एक कम हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये इतना अंदर की तरफ स्थित होता है कि f जो है बिल्कुल ये मानो कि बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स, बिल्कुल इतने ज्यादा नाभिकीय आकर्षण बल लगाते हैं कि उसकी वजह से इनका आकार जो है वो बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, अब देखना, इसीलिए यही कारण है कि सीरियम का आकार सबसे बड़ा, और लास्ट में जो ल्यूटेशियम आता है, ये लेंथेनाइड है भी बताऊंगी मैं, जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड पढ़ेंगे 3rd यूनिट है। सीरियम का आकार सबसे बड़ा, ल्यूटेशियम का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये पढ़ेंगे बाद में, और ध्यान रखना पूरी पीरियोडिक टेबल में ल्यूटेशियम सबसे छोटा तत्व है, सबसे छोटा तत्व, देखेंगे कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कारण है एफ का अंदर की तरफ स्थित होना। वीडियो क्लियर नहीं आ रही, सबको ही नहीं आ रही क्या? ये क्या कर रखे हैं, हमने अपने फोटोज लगा रखे हैं आप लोगों ने? बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड दिखाई दे रहा है? बोर्ड कहां गया बोर्ड? तो बोर्ड अब दिखाई दे रहा होगा ना। पहले किसी ने रवि गर्ग ने क्या किया, बेटा गगन फोटो उठा लो, सबको दिखाई देता है ना शायद। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हमने बात कर ली परमाणविक त्रिज्याओं के बारे में। अच्छा फटाफट से बताओ घनत्व, मुझे फटाफट से, चूंकि मैं सबकी तुलना कर रहे हैं हम इसमें, यहाँ स्कैंडियम है, यहाँ टाइटेनियम है, सॉरी यहाँ इट्रियम है, और यहाँ है आपका लैंथेनम। पहले तो ये बताओ घनत्व के मान ऊपर से नीचे जाने पर घटेंगे या बढ़ेंगे, जल्दी बताओ। आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तब घटते हैं या बढ़ते हैं? साइज बढ़ता है तो हमेशा ध्यान रखना कि घनत्व का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा प्रेजेंस, और इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा प्रेजेंस होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा प्रेजेंस होने की वजह से घनत्व का मान बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, मास, और डी बराबर क्या होता है, m/v, यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देन अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आकार भी बढ़ रहा है। तो मैं बात करूं तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर घनत्व के मान क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। और आपको पता है बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों के मान, घनत्व के मान क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अगर मैं वर्ग में आवर्त में बात करूं तो इट्रियम से लेके लास्ट में जो आपका कैडमियम है वहां तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से घनत्वों के मान बढ़ते जाएंगे। लेकिन लैंथेनम सीरीज में, यानी कि 5D सीरीज में बात करूं तो लैंथेनम के बाद जो आपके जो हॉफनियम तक जाने पर, समझना, लैंथेनम के बाद हॉफनियम तक जाने पर यहां पे से 14 इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, और 14 इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, सॉरी 14 तत्व बीच में आते हैं। तो इन 14 तत्वों के बीच में आने से वजह से इनका घनत्व बहुत ज्यादा हो जाता है, उच्च घनत्व हो जाता है।
कैसा हो जाता है? तो ध्यान रखना 5D सीरीज का जो डेंसिटी है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। उसका कारण है कि लेंथेनम के बाद आने वाले जो 14 तत्व हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से जितने ज्यादा तत्व बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑब्वियस सी बात है बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हॉफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f14, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में 14 इलेक्ट्रॉन और साथ लेके चल रहा है ये, और इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं बढ़ेंगी तो घनत्व के मान भी क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। आया कि नहीं आया बताओ? बिल्कुल सेम। धातु हैं सारी की सारी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेंगी, ये भी कंफर्म है। धात्विक चमक भी पाई जाएगी, ये भी कंफर्म है। यांत्रिक सामर्थ्य भी पाया जाएगा, आघात वर्धनीयता भी पाई जाएगी, ये सारे के सारे गुण इन दोनों सीरीज में पाए जाएंगे। रंग भी पाए जाएंगे। रंग पाए जाने का कारण क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समय बढ़ ही रही है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से रंग भी पाए जाएंगे। अधिकतर समय जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का कारण क्या है? आधे अनुचुंबकीय आधे प्रतिचुंबकीय, क्योंकि जब जब वैसे ज्यादातर तो अनुचुंबकीय ही हैं, सारे के सारे अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के रहते हैं, क्योंकि सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ ना कुछ अवश्य होती है। ये है आपकी 5D और 4D सीरीज, और ये खत्म हुई आपकी यूनिट फर्स्ट। ध्यान रखना आपके नोट्स में यूनिट सेकंड नहीं दी हुई है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी सबसे पहले यूनिट सेकंड ही, सबसे लेंथी यूनिट है। यूनिट सेकंड जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक बार नोट्स चेक करना, दी हुई है क्या? ये है क्या नोट्स में? उपसह संयोजन यौगिक। स्टार्टिंग के जो 3 यूनिट हैं, एक तो आपकी रही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज वाली, सेकंड यूनिट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, और थर्ड यूनिट है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड और ये तीनों यूनिट फ्यूचर एस्पेक्ट के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चाहे वो कोई सा भी पेपर आप दोगे जिसमें केमिस्ट्री आएगी, उसमें ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल अवश्य पूछी जाती है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य आता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले हम इनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? उपसह संयोजन यौगिक क्या है, हम पढ़ेंगे। व्हाट इज मेटल, मेटल क्या है, हम पढ़ेंगे। लिगेंड क्या है, हम पढ़ेंगे। लिगेंड की टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या है। लिगेंड और मेटल से हम बनाना सीखेंगे उपसह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम नाम देंगे संकुल, और उन संकुलों के सीखेंगे हम नामकरण। क्या सीखेंगे? हम नामकरण सीखेंगे। इन संकुलों की व्याख्या करने के लिए एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक जिनका नाम था वर्नर, 24 साल की उम्र में इन्होंने उपसह संयोजन यौगिक इतने सारे खोज दिए, इतने सारे संकुलों की व्याख्या कर दी, इतने सारे संकुलों के रंगों की व्याख्या कर दी, इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। पिता कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के निर्माता कहे जाते हैं ये। इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। वर्नर की थ्योरी पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे इनकी ज्यामिति एवं संकरण। मैंने कहा था ना कि मैं इनकी कोऑर्डिनेट मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है और इनकी मैं क्या था, मैं सेकंड यूनिट में समझाने के विचार था, लेकिन नोट्स में फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ था, है ना? नहीं है ना ये यूनिट? लिखाने का टाइम बहुत लंबी यूनिट है, लिखाने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। नोट्स दे दूंगी सर से कह के, नोट्स की फोटोज आपको भिजवा दूंगी, ऐसे थोड़ी लिखाने में तो बहुत टाइम चला जाएगा। आपको ध्यान है प्रावस्था सामने जब मैंने पढ़ाई थी कितनी लंबी यूनिट हो गई थी वो बहुत छोटी, लेकिन लिखने की वजह से बहुत लंबी यूनिट हो गई थी। लिखाने का झंझट मेरे को नहीं देखना है, लिखाना नहीं है मुझे, क्योंकि लिखाने के लिए लैंग्वेज भी देखनी पड़ती है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले चलेंगे इनकी परिभाषा, यानी कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। बहुत ही टैलेंटेड, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट यही लगती है। सबसे ज्यादा मजे आते हैं इसको पढ़ाने में, और इसको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा मजे आते हैं, साथ के साथ याद भी हो जाएगी, बस आपको समझ में आनी चाहिए। देखो 19वीं शताब्दी की बात है भाई,
19वीं शताब्दी यानी कि 1820 1830, ध्यान रखना 1 साल पहले पढ़ते हैं। अब जो चल रही है वो चल रही है हमारी 20वीं 21वीं शताब्दी चल रही है ना, हम 2000 में है तो 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। अगली आएगी जो 22वीं शताब्दी आएगी, 22वीं शताब्दी 2100 जैसे स्टार्ट होगा, 2101 2102 2103 2104 2105 2120, जब तक तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1820 1830 के आसपास की बात होगी, तब दो यौगिकों के संयोग से बने हुए किसी एक नए यौगिक की व्याख्या करने के प्रयत्न कर रहे थे भाई वैज्ञानिक कर रहे थे कि दो यौगिक जब आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों के यौगिक के आपस में क्रिया करने पर बनता तो सहसंयोजक बंध है, कोई दिक्कत नहीं है। सहसंयोजक बंध का मतलब है कि दो कंपाउंड जो आपस में साझा करके बंध बनाते हो, जैसे H2 के बीच बंध बनता है, इसे कहते हो सहसंयोजक बंध, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके बेचारों का अष्टक पूर्ण करते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब है साझे से, तूने मुझे पॉइंट दिया तो तूने मुझसे लिया तो तू मुझे भी दे, सेम दे, जैसा दे रहा है वैसे दे। लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने देखा कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि दो यौगिकों से बनाए तो कोई एक अतिरिक्त बंध और बन रहा है, जिसमें आपने देखा होगा ऐसे करते हो आप, ऐसे करके बॉन्ड बनाते हो, कोई एक अतिरिक्त बंध और बन रहा है, उसका कारण क्या है, इसकी व्याख्या करने के लिए क्या किया, जैसे देखो जैसे हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए देखना समझना, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है, एक MgCl2 है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग यौगिक है ना, समझना, ये दोनों अलग अलग यौगिक है, दोनों अलग अलग यौगिक हैं जो अलग अलग बंध, एक बंध से जुड़ने चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा जब हम इन दोनों यौगिकों के मिश्रण से एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो उस नए कंपाउंड का नाम दिया उन्होंने कार्निलाइट। तो इन्होंने देखा इस कार्निलाइट की KCl और MgCl2 के साथ बंध बनाने पर जो यौगिक बन रहा है, क्या बनना है, देखो ये बनना है KCl.MgCl2 +6H2। देखो भाई ध्यान से समझना, पोटेशियम पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज और मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, यानी कि इन दोनों के केवल मैग्नीशियम +2 से फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है जब भी हमें कोई कंपाउंड बनाना होता है, जैसे NaCl बनाया हमने, NaCl बनाया तो इस पर एक प्लस और माइनस, कभी आपने देखा होगा जैसे BeCl2 बनता है तो कहने का मतलब ये वाले दो इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज बनाते हैं और बेरिलियम पर उपस्थित जो कोई भी संख्या नहीं है वो किसका चार्ज बनाती है, इसका। ऐसे सेम अगर ऐसा है तो इन्होंने देखा कि KCl और मैग्नीशियम क्लोराइड इस पर प्लस माइनस चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर मैग्नीशियम की संयोजकता को पूर्णतः संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि बॉन्ड तो यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो आए हैं इसका कारण क्या है, इसकी व्याख्या करने में बहुत समय लग गया। यानी कि इसकी व्याख्या करने के लिए इसे दो भागों में, यानी कि इस प्रकार के लवणों की व्याख्या करने के लिए लवणों को बांटा गया दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला है द्विक लवण, ये तो पढ़ना ही नहीं है, डबल सॉल्ट, और एक है संकुल यौगिक। यानी कि किसी भी दो कंपाउंड्स को मिलाने पर, दो कंपाउंड्स को, अच्छा ठीक है, दो कंपाउंड्स को बनाने पर बनना तो केवल और केवल ये चाहिए था, लेकिन ये अतिरिक्त बंध की व्याख्या कैसे की जाएगी, इस व्याख्या को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसे यौगिकों को, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे लवणों को दो भागों में विभाजित किया। पहला था द्विक लवण और दूसरा था कौन सा संकुल यौगिक। ये तो पढ़े हैं आपने, डबल सॉल्ट। और ध्यान रखना 12th का पूरा मैटर है ये, हल्का सा जैसे बर्नर थ्योरी नहीं पढ़ी आपने, नामकरण आप सब पढ़ के आए हो। नामकरण प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के आधार पर नामकरण कैसे दिया जाएगा, उदासीन के आधार पर लिगेंड के नामकरण कैसे दिया जाएगा, इन संकुल यौगिक का नामकरण करेंगे कल की क्लास में, जो कि होगी आपकी 10 बजे, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ध्यान रखना ये यूनिट, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एब्सेंट होने का मतलब है कि आपने सब गवा दिया। मेरा कहने का मतलब
सब निकल गया, फिर कोई मतलब नहीं है कि आप बैठो चाहे नहीं बैठो। ठीक है, ओके, जाऊं मैं अब?